नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बोर्ड की बुक में दिया गया है वो देखिएगा, ए मेरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल vertical pillar. At the top of it there are horizontal rods which can rotate about vertical axis. At the end of this horizontal rod there is a vertical rod fitted like an elbow joint. At the lower end of the each vertical rod there is a horse on which the rider can sit. As the merry-go-round is set into rotation, these vertical rods moves away from the axial by making some angle with the vertical. तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसका डायग्राम भी आपको बोर्ड की बुक में दिया गया है। अब जो फिगर दिया गया है उस फिगर के ताल्लुक से क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, अभी हम फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके बारे में डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे द फिगर अबव शोज वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए merry-go-round in which the initial vertical rods are inclined with the vertical at the 37 degree. During rotation, calculate the frequency of revolution of the merry-go-round and the value of g. You have to take here pi square meter per second square and sin 37 degree. It is 0.6. This is a total question. It is given to you. Then what type of diagram? It is given to you in your board book. See here, this is a main rod through which a horizontal rod it is attached like this one. यहाँ पे इस तरीके से इसको horizontal rod attach किया गया है। अब इस हॉरिजॉन्टल रॉड को इस तरीके से वर्टिकल रॉड अटैच किए गए हैं यहाँ पे इस तरीके से, और इस हॉरिजॉन्टल रॉड की लेंथ यहाँ पे आपको दी गई है 2.1 मीटर। अब ये जब रोटेट करेगा merry-go-round तो आप देखते हैं जस्ट लाइक एल्बो, तो आप अगर इसको ऐसे पकड़ते हैं, ये ऐसे, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज ए वर्टिकल, तो जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये ऐसे बाहर की तरफ मूव करेगा, तो वो इस तरीके से यहाँ पे आएगा, ये इट इज लाइक दिस वन। सो इट विल मेक एन एंगल थीटा दैट इज having the value which is given here, theta it is equal to 37 degree। ठीक है, तो यहां पर जब ये इस पोजीशन में जाएगा तो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो इसका रेडियस सबसे पहले हमको निकालना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ये एक लाइन यहाँ पे लेते हैं तो ये एग्जैक्टली इसका अपोजिट साइड है, तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये भी कितना हो गया 2.1 मीटर। फिर यहाँ पे अगर हम इस तरीके से इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। तो उस ट्रायंगल की मदद से हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जिसको अगर मैं x यहाँ पे कंसिडर करता हूं, तो सबसे पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस x कितना होगा ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये साइड जो है कितने की है, वर्टिकल रॉड की लेंथ कितनी दी गई है 1.5 मीटर, तो ये भी कितना हो गया 1.5 मीटर, दिस इज ऑल्सो 1.5 मीटर। तो जब ये ट्रायंगल बनेगा तो इस ट्रायंगल में ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो इसके अंदर व्हाट इज साइन थीटा, आपका साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इट इज इक्वल टू फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, फ्रंट साइड
divided by hypotenuse. What is my theta? My theta it is 37 sin 37 degree. It is equal to x divided by 1.5. What is sin 37? Remember here, sin 37 is 3 by 5. Cos 37 it is 4 by 5. Therefore, tan 37 it is 3 by 4. Remember these values. Sin 37 degree it is almost 3 by 5. Cos 37 degree it is 4 by 5. And tan 37 degree it is 3 by 4. So ये कैसा है? tan 37 sin divided by cos it is nothing but 5 get cancel. Therefore you will got 3 by 4. Remember this value. These are useful in the next step. Now we are familiar that what is the sin 37 degree? It is 3 by 5. That is nothing but 0.6 also. Therefore, just putting the value of sin 37, that is, I am mentioning here it is 3 by 5. Sin 37 it is 3 by 5 or it is 0.6. That is 0.6. ठीक है? तो 3 by 5 is equal to कितना है? मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखिएगा, x is equal to sin 37 का वैल्यू 3 by 5, 1.5 उठाकर उस साइड भेजें, शिफ्ट करेंगे तो इस तरीके से आएगा. Therefore x is equal to 5 1 is 5, 0.53 is 15, 0.9 मीटर. यानी यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल रॉड है इसके साथ एक वर्टिकल रॉड लगा है, यानी इस हॉरिजॉन्टल रॉड के साथ में एक वर्टिकल रॉड इस तरीके से लगा हुआ है, इस तरीके से एक वर्टिकल रॉड लगा हुआ है. तो ये जब रोटेट करेगा तो ये ऐसे इंक्लाइन करेगा, तो इंक्लाइन जब करेगा तो वो कितना एंगल बनाएगा? थीटा. तो यहाँ पर ये जो सर्कल में घूमेगा, इस सर्कल में, तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? सबसे पहले हमने ये निकालने की कोशिश की. तो ये फ्रंट साइड है बिल्कुल एग्जैक्ट इसका, तो ये 2.1 मीटर, इसका तो यहाँ पे अपोजिट साइड है. लेकिन ये कितना है ये हमने निकाला, तो x इज इक्वल टू कितना मिला? 0.9 मीटर. तो ये सर्कल का जो रेडियस आएगा, ये सर्कल का रेडियस कितना होगा? 2.1 प्लस 0.9, इट इज नथिंग बट स्मॉल r इज इक्वल टू 3 मीटर. It is how much? It is 3 meter. I hope so you are getting. तो यहाँ पर जब मेरी गो राउंड में हॉर्स पे बैठा हुआ राइडर जब ये रोटेशन करेगा इस तरीके से, तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन ऐसे बाहर की तरफ आएगी. तो यहाँ जब बाहर की तरफ आएगी तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको ये नजर आएगा, यहाँ पे इंक्लाइन पोजीशन में इस तरीके से. तो ये इस तरीके की पोजीशन हो गई. तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा. इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना आया? 3 मीटर. अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो टेंशन काम करेगा, अगर हम उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? अगर आप दो कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करते हैं, दैट इज mg एंड t cos थीटा. ये एंगल क्या बनेगा? थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा z अल्फाबेट बनता हुआ नजर आ रहा है इस तरीके से. तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा, अल्टरनेटिव एंगल. तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट यहाँ पे नजर आ रहा है टेंशन का, t cos थीटा, और यहाँ पे आपको अगला यहाँ पे कंपोनेंट नजर आएगा, अगर आप तवज्जो दे रहे रहेंगे, दैट इज t sin थीटा. यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आया? t cos थीटा, और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आया? t sin थीटा. तो t cos थीटा इट इज बैलेंसेस बाय mg एंड t sin थीटा इट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल to mg, and t sin theta it provides you the centripetal force that can be represented by mr omega square.
एक्चुअली हमको जो फार्मूला मालूम है वो क्या है, mv²/r मालूम है, लेकिन उसी को यहाँ पे हमने mr ओमेगा स्क्वायर लिया ताकि हमको आगे जाकर फ्रीक्वेंसी में निकालने में आसानी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा करेंगे, t गेट कैंसिल, देयरफॉर वी में गॉट tan theta it is equal to mr omega square divided by mg, mm get cancel, therefore what is the tan theta is equal to r omega square divided by g. What is omega, what is omega, what is tan theta, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया थीटा का वैल्यू कितना है 37, फिर एक मतलब मैं आपको बता दूं tan 37 कितना है 37 डिग्री, it is 3/5. What is cos 37 degree? It is 4/5. Therefore, what is tan 37 degree? It is nothing but 3/5 divided by 4/5. It is 3/4. तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 37 it is 3/4 r into what is the value of omega? It is 2 pi n. उसका स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, 4 pi स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बराबर है, देखिए 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी. पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड जी. व्हाट इज द वैल्यू वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड फॉर द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. इस सर्कल का रेडियस कितना हमने कैलकुलेट किया 2.1 और x का वैल्यू कितना हमने यहाँ पे निकाला 0.9, दोनों का एडिशन करें तो 3 मीटर. तो यहाँ पे जब यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 4 pi square n square divided by g. What is the value of g? It is given to you. The value of g it is nothing but pi square meter per second square. g का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, pi square मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये pi square यहाँ पे आप पुट अप कीजिएगा, pi square गेट कैंसल और 3 4 12, therefore n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 3/4 इंटू 1/12 बराबर है, देखिएगा यहाँ पे n स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1/12. 4 3 12, 12 यहाँ पे न्यूमरेटर में, इस साइड नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा. तो इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा आपका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल आंसर. देखिएगा इसके आगे के स्टेप में यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ. तो n स्क्वायर 3 1 3 एंड 3 4 12, 4 4 16, therefore n square is equal to 1/16 and n is equal to that is 1/4, that is your frequency RPS. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रिवॉल्यूशन. तो मेरी गो राउंड का वहां पे आपका फ्रीक्वेंसी कितना आपने निकाला, n इज इक्वल टू 1/4 RPS. तो ये आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो कि बोर्ड की बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है. तो अक्सर बच्चों को ये रेडियस किस तरह से निकाला गया है वो समझ में नहीं आता है. तो ये एग्जैक्ट इसका फ्रंट साइड है, तो ये 2.1 है और ये इतना हिस्सा जो हमने कैलकुलेट किया जिसको x हमने यहाँ पे कंसीडर किया, इस ट्रायंगल की मदद से हमने निकाला. क्योंकि इस ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे sin थीटा फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. तो फ्रंट साइड हमने x कंसीडर किया, हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल करके यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन किया. x का वैल्यू 0.9 आया, तो 2.1 प्लस 0.9, जस्ट वी आर सिंपली गेटिंग द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, इट इज 3 मीटर. यहाँ पे जो टेंशन है इस यहाँ पे इस टेंशन को हमने दो कंपोनेंट में यहाँ पे डिवाइड किया, t cos थीटा और यहाँ पे दैट इज t sin थीटा. t cos theta balances by mg, t sin theta provides the centripetal force. Just simply taking the further steps, we will find out the frequency of that merry-go-round. It is n is equal to 1/4 RPS. I hope so you are getting very clearly the explanation of this problem. Now we are going to the next one. What is the next problem? See here.
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आपके सामने बोर्ड का बुक होना जरूरी है क्योंकि आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से और समझ पाएंगे। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉनिकल सेक्शन ऑफ ए फनेल इज 37 डिग्री, यहाँ पर भी 37 डिग्री दिया गया है। देयर इज ए स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनेल। On rotating the funnel, the maximum speed that the ball can have in order to remain in the funnel is 2 meter per second. Calculate inner radius of the brim of the funnel. Is there any limit upon the frequency of the rotation? How much is it? Is it lower or upper limit? Give a logical reason. तो यहाँ पे देखिएगा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले दो वैल्यूज दिए गए हैं। G का वैल्यू आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर एक मर्तबा यहाँ पे sin 37 डिग्री का वैल्यू आपको दिया गया है। यहाँ पे जैसे मैं आपको लूंगा 3/5 दैट इज नथिंग बट 0.6। यहाँ पे इस तरीके से आपको ये वैल्यू दिया गया है। V मैक्सिमम यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिएगा V मैक्सिमम आपको दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, और आपको यहाँ पे ये पूछा गया है फ्रीक्वेंसी का अपर लिमिट क्या होगा या फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे निकालता हूँ, देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। ये इस तरीके से फनेल है, जैसे हमको मालूम है रॉकेल या कोई लिक्विड वगैरह फिल करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पे इसका सेमी वर्टिकल एंगल आपको यहाँ पे दिया गया है। ये सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दैट इज थीटा यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इसका ब्रीम यहाँ पे लेते हैं यानी अपर फेज, यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रेडियस सब में ज्यादा मिलेगा, और जो वेलोसिटी आपको दी गई है मैक्सिमम वेलोसिटी वो भी कहाँ पे मिलने वाली है, मैक्सिमम रेडियस पर मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे इस ब्रीम का यहाँ पे रेडियस कितना है वो निकालना पड़ेगा, दैट इज आर मैक्सिमम। हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे इसको अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी या लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी कितनी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर समझिएगा जो डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कोई जो बॉल है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, पोजीशन पे जो आपका वेट काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन काम करेगा। जब आप इस नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दो कंपोनेंट्स नजर आएंगे इस तरीके से। दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दैट पोजीशन। तो इस तरीके से इस बॉल पे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और ये वेट काम करेगा। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना रहेगा, ये एंगल भी आपका रहेगा थीटा। ठीक है, क्यों एंगल थीटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जेड अल्फाबेट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये अल्टरनेट एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ये जब थीटा रहेगा तो ये अपोजिट एंगल भी क्या रहेगा, थीटा। जब ये थीटा रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, थीटा। तो ये कंपोनेंट आपका कहलाएगा एन कॉस थीटा, और इधर ये साइड का कंपोनेंट कहलाएगा एन साइन थीटा, दैट इज योर एंगल थीटा। तो आप बोलेंगे सर ये किस तरीके से, देखिएगा यहाँ पे ये आपका ये कंपोनेंट है, ये आपका नॉर्मल है, और ये आपका दूसरा कंपोनेंट है, और ये जो है ये आपका साइड है। ठीक है, तो आप केयरफुली तवज्जो दीजिएगा। ये एंगल थीटा है क्योंकि ये mg है, यहाँ का एंगल थीटा है, क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा है। ये यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे ये थीटा है, तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो अपोजिट एंगल थीटा हो गया। आप केयरफुली तवज्जो दीजिएगा, ये 90 डिग्री टोटल। ये जो नॉर्मल है आपका नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के साथ कितना बना रहा, 90। तो ये एंगल कितना हो गया, व्हाट इज दैट एंगल, इट इज 90 माइनस थीटा। तो यानी ये एंगल का वैल्यू कितना हो गया, दिस एंगल इट इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर आप तवज्जो दे रहे रहेंगे यहाँ पर ये
और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं 90 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या बन गया, ये थीटा बन गया। तो इस तरीके से ये थीटा है यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या रहेगा थीटा। और ये कंपोनेंट क्या रहेगा आपका, दिस कंपोनेंट इट इज नथिंग बट व्हाट, दिस कंपोनेंट इट इज कॉल्ड एज ए n sin थीटा, दिस इज कॉल्ड एज n cos थीटा। तो यहाँ आप अगर एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ अगर बॉल नजर आता है इस पनेल में, तो n cos theta provides you what, centripetal force. So from this geometry just would like to say that n sin theta balances the weight and n cos theta here provides you the centripetal force. It provides you with the centripetal force, that is mv square divided by r. Then whatever may be the velocity just you are choosing here, it is maximum and r maximum. Therefore just dividing n sin theta by n cos theta, equation number 1, and this is equation number 2. Dividing 1 by 2, 1 को 2 नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, tan theta is equal to, लिखिएगा mm गेट कैंसल, तो ये मिलेगा यहाँ पे लिखिएगा g डिवाइडेड बाय v मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये आएगा r मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको मिला v मैक्सिमम स्क्वायर यानी tan थीटा इज इक्वल टू g r मैक्सिमम डिवाइडेड बाय v मैक्सिमम स्क्वायर। इस तरीके से दोनों का डिवाइडेशन का वैल्यू मिला। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आगे देखिएगा, यहाँ पे we would like to calculate the r maximum. Therefore what is r maximum is equal to v मैक्सिमम स्क्वायर, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे tan थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट इज दैट वन, हमको क्या मिलेगा देखिएगा यहाँ पे v मैक्सिमम स्क्वायर tan थीटा डिवाइडेड बाय g। यू आर गेटिंग। तो इस पनेल में वैल्यू दिया गया है थीटा का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का sin 37 कितना है, v मैक्सिमम कितना है, तो आपको r का वैल्यू निकालना है। v मैक्सिमम जब होगा तो r भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, यानी एट दिस ब्रिंग पोजीशन का आपका रेडियस आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा r मैक्सिमम का वैल्यू यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करने वाले हैं, v मैक्सिमम का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि sin 37 कितना है 3/5, फिर उसके बाद cos 37 कितना है 4/5, तो tan 37 कितना आएगा इज 3/4। कैसे, sin by cos करें तो 5 गेट कैंसिल, इज 3/4। तो यहाँ पे हमारा tan थीटा का वैल्यू कितना है 37, तो tan 37 कितना हो गया, इट इज 3/4। tan थीटा का वैल्यू कितना आया, क्योंकि थीटा की जगह पर कितना है, आप डायरेक्टली यहाँ पे 37 भी रख सकते हैं। tan 37 कितना है हमारे पास, इट इज 3/4। तो 3/4 मैंने यहाँ पे रखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, इट इज 10, इट गेट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका r मैक्सिमम कितना आया, इट इज जस्ट 0.3 मीटर। What is the value of r maximum? It is nothing but 0.3 meter. That is your value of r maximum. Now we would like to calculate what is the frequency, whether it is higher level, whether it is lower level, minimum फ्रीक्वेंसी चाहिए या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, आप जब इस बॉल को इस फनेल में यहाँ पे घुमाएंगे तो वो आप कितनी भी ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी से घुमा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 100 आरपीएस से, फिर उसके बाद 200 आरपीएस से, 500 आरपीएस से, 1000 आरपीएस से, आपको जितना वहां पे उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी से घुमाना है घुमा सकते हैं। लेकिन कम से कम फ्रीक्वेंसी उस बॉल के पास कितनी होनी चाहिए ताकि वो नीचे ना गिरे, ये इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रॉब्लम में समझने की। यानी हमको यहाँ पे इस बॉल को इसमें घुमाते रहना, तो उसको घुमाना है तो इतना
तो उस बॉल को कम से कम फ्रीक्वेंसी कितनी देनी पड़ेगी ताकि वो उसमें घूमता रहे, ना कि नीचे आके गिरे। तो मैक्सिमम तो हम कितनी भी दे सकते हैं, मैक्सिमम के लिए लिमिट नहीं है, तो मिनिमम हमको यहाँ पे एक्चुअली निकालना है। तो बेसिक ये आपने लिखा होगा, इसी उम्मीद है। अब हम यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरीके से देखिएगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट यूजिंग ए सिंपल फार्मूला। वी आर फैमिलियर दैट V is equal to R ओमेगा, V is equal to R ओमेगा, बेसिक फार्मूला यू आर फैमिलियर। अब यहाँ पे जो हमारा V है वो मैक्सिमम है, R जो है वो भी क्या है, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम है, दैट इज V maximum is equal to R maximum ओमेगा, therefore V maximum is equal to R maximum. What is the value of omega? It is 2 pi n. Now the frequency which is we are calculating, it is not maximum, it is minimum. Remember that one, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हम ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी से 500 1000 आरपीएस से उसको घुमा सकते हैं, लेकिन कम से कम उसके उस बॉल के पास कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि वो बराबर उसमें घूमता रहे फनेल में। तो कम से कम फ्रीक्वेंसी कितनी हमको उसको देनी पड़ेगी, यानी उसके पास चाहिए, तो वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। V maximum just we are familiar, it is 2. What is R maximum? It is 0.3. Then it is multiplied by 2 pi into n minimum. N it is minimum. Therefore, what is n minimum? N minimum is equal to 2 pi. देखिएगा 2 multiplied by 0.3 it is 0.6 multiplied by pi. So n minimum you can see here 2 1 the 1, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे कट कर सकते हैं 0.3, once again you are getting here just 0.3, 1 divided by 0.3 pi. N minimum is equal to 1 divided by 0.3 pi. Just calculating the value, you may got the answer. Just putting the value of pi, that is 22, that is 22.7, and 22 divided by 7, sorry 22 by 7 वहां पे पुट अप कर सकते हैं, या पाई का वैल्यू 3.142 का भी वहां पे रखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आपको देनी होगी यहाँ पर इस बॉल को, तो वो आपको यहाँ पे नजर आएगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आरपीएस, दैट इज नथिंग बट हियर वी आर फाइनलाइज। तो आप यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो आप कैलकुलेट करने वाले हैं, पाई की जगह पर आप क्या रखोगे 22 by 7, 22 divided by 7, ये पाई का वैल्यू रख सकते हैं आप, या फिर 3.142 ये भी वैल्यू रख सकते हैं आप। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इंशाल्लाह यू विल गॉट द आंसर, दैट इज नथिंग बट इज 1 आरपीएस। सो दिस इज योर आंसर फॉर नेक्स्ट approximately equal to, that is 1 revolution per second। यानी हमने यहाँ पे क्या निकाला कि यहाँ पर इस बॉल को फनेल में कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी आपको देनी पड़ेगी ताकि वो उस फनेल में घूमता है, रिवॉल्व करता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन है कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम आपसे क्या कैलकुलेशन करना, यानी आप क्या एक्सपेक्टेशन रखता है ये प्रॉब्लम आपसे। तो अपर में फ्रीक्वेंसी की तो लिमिट है नहीं, तो मिनिमम कितनी है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम वी वुड लाइक टू गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आवर लास्ट प्रॉब्लम रिलेट्स विद द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज टू बी कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम। बोर्ड की बुक में अभी जो अगला प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं वो सर्कुलर मोशन से सॉल्व प्रॉब्लम दिया गया है रिलेटेड। तो वो क्या है अभी हम जल्दी से देखेंगे यहाँ पे। देखिएगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिया हुआ है, जस्ट मैं रीड आउट करता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से प्रॉब्लम दिया गया है। एक बड़ा प्रॉब्लम है, सो आई वुड लाइक टू रीड आउट। बहुत सारे वैल्यूज इसमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है,
तो कितने वैल्यूज हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिएगा ए टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम, तो सबसे पहले मास दिया गया है 20 ग्राम, तो ये ग्राम में है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करके लेंगे किलोग्राम में यहाँ पे इस तरीके से। नेक्स्ट वैल्यू दिया गया है इज टाइड टू ए प्रैक्टिकली मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग एंड वियर्ड अलोंग ए वर्टिकल सर्कल, यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। आपने एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के जरिए यहाँ पे आपने उसको अटैच किया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं 3 कंडीशन पहले ही निकाल देता हूँ यहाँ पे, दैट इज माय लोएस्ट, दैट इज माय मिड एंड दैट इज माय हाईएस्ट। यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगा दैट इज माय हाईएस्ट, यहाँ पे जो रहेगा दैट इज माय मिड, और यहाँ पे जो रहेगा दैट इज माय लोएस्ट। तो ये वी आर फैमिलियर विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। अब देखिएगा आगे, स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकंड। ये बहुत ही की पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि स्पीड ऑफ द स्टोन, यानी जिस स्ट्रिंग से उस स्टोन को बांधा गया है उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन के लिए उस स्टोन का जो कि स्ट्रिंग से बांधा गया है उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है। देखिएगा यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड। इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन क्या है? when the centripetal force is exactly equal to the force due to the tension, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग और फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल। तो यहाँ पे हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इन डिटेल हमने डिस्कस किया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उसमें आपको मालूम है वो कौन सी कंडीशन है जहां पर हम ऐसे बोलेंगे द टेंशन इट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो जस्ट यू आर फैमिलियर दैट इज दिस कंडीशन, यानी मिड कंडीशन के लिए हमने ये यहाँ पे देखा हुआ है कि मिड पोजीशन के लिए हमारी स्ट्रिंग का जो टेंशन रहेगा वही हमको क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यानी यहाँ पर जो हमको वेलोसिटी का वैल्यू दिया गया है वो वेलोसिटी कहाँ की है? मिड पोजीशन की वेलोसिटी है। दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी एट द मिड पोजीशन कितना दिया गया है? 8 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आना यहाँ पे बहुत जरूरी है, ठीक है? So I hope so you are easily understanding at which position the velocity is given. देखिएगा आगे बढ़ेंगे अभी आगे। Calculate minimum and maximum kinetic energy of the stone during the entire circle. यानी हमको जब आपका स्टोन वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दोनों भी हमको यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। आगे क्या दिया हुआ देखो, और एक कंडीशन यहाँ पे दिया गया, लेट थीटा इज 0 बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द lowermost position. Determine the angular position of the string when the force due to the tension is numerically equal to the weight of the stone. Use small g is equal to 10 meter per second square and length of the string it is 1.8 meter. So this is the data it is given to you. So what is the value of g? It is 10 meter per second square. What is the next value? It is given the length of the string, that is nothing but indirectly the radius value. It is to be 1.8 meter. Okay. तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो स्टोन है जिसको स्ट्रिंग से बांधा गया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड की बुक में जो कहा गया है कि here it is a maximum kinetic energy and here it is a minimum kinetic energy, वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो kinetic energy आएगा वो क्या आएगा? मिनिमम आएगा, और यहाँ पे जो kinetic energy आएगा लोएस्ट पोजीशन के लिए वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि हमको मालूम है हाईएस्ट पोजीशन के लिए वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है, और यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन के लिए वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की तरफ जाएंगे बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देन हाउ वी आर गेटिंग ऑल द मैथमेटिकल स्टेप्स हियर,
हम कहां से कहां शिफ्ट हो रहे हैं पहले देखिएगा। वी आर टू बी सेइंग दैट जस्ट वी आर स्टार्टेड फ्रॉम द मिड पोजीशन। हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? मिड पोजीशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिड पोजीशन से हम कहां जा रहे हैं? यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन को जा रहे हैं। मिड से कहां जा रहे हैं? हाईएस्ट पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। तो हाईएस्ट पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमको निकालना है। तो किस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे देखिएगा। जैसे यहाँ पे Vm यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। तो हम यहाँ पे कहां से कहां मूव करने वाले हैं? अगर हमारा पॉइंट मास यहाँ पे अगर जो बॉब है अगर वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पे हम मूव करने वाले हैं फ्रॉम m पोजीशन टू h पोजीशन। और यहाँ पे g का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, r का वैल्यू 1.8, vm है 8 मीटर पर सेकंड एट द मिड पोजीशन जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अभी हम यहाँ पे वी आर मूविंग फ्रॉम m टू n एंड वी आर अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेसिक फार्मूला हमारा क्या बनेगा? टोटल एनर्जी एट यहाँ पे m पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन। वी आर मूविंग फ्रॉम m टू h, वी आर मूविंग फ्रॉम m टू h, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट m एंड टोटल एनर्जी एट h, क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी मिनिमम निकालना है। तो हमको मालूम है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हाईएस्ट पोजीशन पर मिलेगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है लोएस्ट पोजीशन पर मिलेगा। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी मिनिमम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो किस तरीके से आएगा देखिएगा। एट मिड पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी एट मिड पोजीशन प्लस द पोटेंशियल एनर्जी एट m पोजीशन दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट highest position, and that highest position kinetic energy it is nothing but the minimum kinetic energy I am mentioning here, minimum kinetic energy plus the potential energy at the height h, यानी h पोजीशन के लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा देखिएगा। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? 1/2 m vm स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट m। हमने शुरुआत यहां से की है। जब हम स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं तो हाइट 0 हो गया। हाइट 0 यानी यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 0। तो शुरुआत यहां से तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। 1/2 यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जो कि हमको निकालना है प्लस यहाँ पे आएगा mgh। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? mgh। अब यहाँ पे देखिएगा फॉर h पोजीशन यहां से शिफ्ट हुआ ये इस तरीके से, यहां से शिफ्ट होकर यहां पे आया। इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम m टू h। m टू h जब शिफ्ट हो रहा है तो इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया? दैट इज नथिंग बट r। कितना डिस्टेंस कवर किया? r। तो यहाँ h की जगह पर क्या आएगा? r। तो यहाँ पे क्या बना? mrg, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट h कितना आया? mrg। जस्ट यू आर गेटिंग ओके। देयरफॉर यहाँ पे देखिएगा ये mrg यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ये शिफ्ट किए करेंगे यहाँ पे तो ये मिला 1/2 m vm स्क्वायर। देखिएगा 1/2 m vm स्क्वायर प्लस mrg। स्टेप समझ में आ रही है? ये mrg इस साइड गया तो क्या होगा? माइनस mrg। ये mrg यहाँ पे शिफ्ट करे तो क्या बना? माइनस mrg, ठीक है। तो अब यहाँ पे व्हाट इज कॉमन? इट इज m। तो ब्रैकेट में क्या आ गया? 1/2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vm? vm का वैल्यू कितना है एट मिड पोजीशन? दैट इज 8 का स्क्वायर करें तो कितना हुआ? 64 माइनस व्हाट इज लेफ्ट? व्हाट इज रेडियस? 1.8। m तो हमने बाहर निकाला है। What is g? That is 10. And just putting the value of now m, that is -3. m का वैल्यू कितना है देखिएगा? 20 ग्राम। ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया 20 into 10⁻³ kg। यहाँ पे क्या है? 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, that is 32 minus 18। 1.8 multiplied by 10 it is 18. 32 minus 18 it is how much? It is 14.
देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू, क्या मिला आपको, बहुत बिल्कुल आसान तरीके से 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 14। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, दिखेगा 280 इंटू 10⁻³ that is your kinetic energy minimum at the highest position, therefore it will become kinetic energy minimum, that is nothing but 0.28 joule at the highest position। तो इस तरीके से हमने kinetic energy at the highest position जो कि minimum value है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया जब हमने मूव किया फ्रॉम m एज अ बेस टू h, यानी m से स्टार्ट करें h पे गए तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे अप्लाई करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको सिंप्लीफाई करें, जस्ट वी विल गॉट द आंसर फॉर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम दैट इज 0.28 जूल। ठीक है, अब इसी तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो कि यहाँ पे हमको लोएस्ट पोजीशन को मिलेगा ये अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमारा जो शिफ्टिंग होगा यानी हमारा जो स्टार्ट होगा पॉइंट वो कहां से होगा, लोएस्ट पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, मिड पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन के लिए हम यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, सेकंड कंडीशन के लिए हम बोलेंगे वी आर मूविंग फ्रॉम L टू M। कहां से कहां मूव कर रहे हैं हम, शुरुआत यहां से कर रहे हैं, L से शुरुआत कर रहे हैं लोएस्ट पोजीशन से और M तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर लोएस्ट पोजीशन, टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर मिड पोजीशन। तो अभी आगे के स्टेप्स देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से चेंज होंगे। देखिएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फॉर लोएस्ट जो कि मैक्सिमम हम यहाँ पे हमको मालूम है मैक्सिमम क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम मिलती है लोएस्ट पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम इसलिए लिखा क्योंकि जो हमको कैलकुलेट करना है जो कि लोएस्ट पोजीशन पे मिलने वाला, तो यहाँ एल लिखने की जरूरत है नहीं, मैक्सिमम लिखेंगे क्यों, क्योंकि ये अपने को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा आपको मालूम है, आपने स्टार्ट मोशन जो है यहीं से किया वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जब स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर m पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट m पोजीशन। इज दैट क्लियर? ओके, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज नथिंग बट 1/2 m vm स्क्वायर दैट इज द फार्मूला प्लस mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमको मालूम है mgh। अब h का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, देखिएगा यहाँ से आपने शुरुआत किया, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे है, तो आपने कितना हाइट कवर किया, दैट इज नथिंग बट r। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे h की जगह पर कितना आएगा, r। तो आपका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फॉर m पोजीशन कितना है, mrg। कैसे आ रहा, समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग? तो h की जगह पर r रखे तो mrg मिला, फिर एक मतलब यहाँ कॉमन क्या मिला, m ब्रैकेट में गया 1/2 8 का स्क्वायर 64 प्लस व्हाट इज r, इट इज 1.8, व्हाट इज g, इट इज 10। जस्ट सिंपलीफाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, इट इज 20 into 10⁻³ then 2 3s are 2 2s are 2 3s are 6 2 2s are 4 32 plus 18 32 plus 18। इससे पहले क्या था, 32 minus 18 था, यहाँ पे क्या है 32 plus 18। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल 32 plus 18 इट इज 50 multiplied by 20 into 10⁻³ just you are getting 1 joule। कैसे आएगा 1 joule, 50 multiplied by 20 it is 1000 it means 10⁻+3 10⁻+3 10⁻⁻3 it will use you 1 and it is a energy, therefore the assignment it is a joule। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन दैट इज 1 जूल। रिमेंबर दिस वैल्यू। अब इसके बाद की जो कंडीशन आपके क्वेश्चन में जो दी गई है वो इस तरीके से दी गई है कि आपका जब स्टोन
वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचेगा जहां पर, ये हो गए फर्स्ट केस, सेकंड केस, अब थर्ड केस देखिएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पर आपको जो तीसरा वैल्यू यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे देखिएगा। यहाँ पे थर्ड वैल्यू, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपका स्टोन जो कि स्ट्रिंग से अटैच किया गया है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो परफॉर्म करते 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 एक ऐसी सिचुएशन पर जाएगा जहां पर उसका P इज इक्वल टू mg वहां पे काम करेगा, तो वहां पर वो कितना एंगल बनाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बोलता हूं कि यहाँ पर आपका, जहां पे आपका टेंशन बराबर mg होने वाला है वो समझिएगा P पोजीशन। जहां पे टेंशन इज इक्वल टू क्या कंडीशन आने वाली है, टेंशन इज इक्वल टू mg कंडीशन आने वाली है, वो कौन सा पोजीशन है, वो P पोजीशन है, कंसीडर करके चलिएगा। एट दैट P पोजीशन हाउ मच एंगल इट कैन कवर, ये आपको इमेजिनेशन करना है, या ये हाउ मच एंगल थीटा इट कैन कवर, तो वो T इज इक्वल टू mg जिस पोजीशन पर, जिस पॉइंट पर आपको मिलेगा वहां पर आपका थीटा कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमको एक चीज मालूम है जो कि हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, द जनरल इक्वेशन फॉर द टेंशन, जनरल फॉर द P पोजीशन हमको मालूम है। जनरल इक्वेशन फॉर द टेंशन क्या है, T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, वी आर फैमिलियर। अब P पोजीशन है तो यहाँ पे क्या आएगा, Vp आएगा, Vp स्क्वायर, और therefore what is T is equal to m Vp स्क्वायर divided by r plus mg cos theta. Is that clear? Therefore what is T here? It is mg, m Vp square divided by r plus mg cos theta, m get cancel। Therefore g cos theta शिफ्ट कीजिएगा इधर पे तो आपको क्या मिलेगा, Vp स्क्वायर बाय r, ये g इधर आया तो ये मिला g माइनस g cos थीटा, तो आपका यहाँ पे दोनों में कॉमन आया g 1 माइनस cos थीटा, ये r इधर शिफ्ट करे तो ये आपको मिला rg, तो आपका Vp स्क्वायर का आंसर कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vp स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए जो जनरल इक्वेशन है उसका इस्तेमाल करते हुए हमको Vp स्क्वायर कितना मिला, यानी इस पोजीशन पर जो वेलोसिटी काम करेगा उसका स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला, rg ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। रिमेंबर दिस वन, ये यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे Vp स्क्वायर इज इक्वल टू rg 1 माइनस cos थीटा, ये हमको अगले स्टेप में काम में आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, ये मैं रफ करता हूँ अभी। अब हम क्या करेंगे, L पोजीशन और P पोजीशन के लिए यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, यानी वी आर मूविंग फ्रॉम L टू P, कहां से कहां मूव कर रहे हैं, अभी हम L टू P मूव करेंगे। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी एट L पोजीशन इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल एनर्जी एट P पोजीशन। देखिएगा टोटल एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी एट L पोजीशन प्लस potential energy at L position, it is equal to kinetic energy at P position plus potential energy at P position, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अब kinetic energy तो हमको मालूम है, हमने कैलकुलेट किया 1 जूल, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमको मालूम है एट द लोएस्ट पोजीशन, यहीं से शुरुआत करें तो कितना होगा, 0 होगा, इज इक्वल टू kinetic energy at P position। तो kinetic energy at P position का फार्मूला क्या है, 1/2 m Vp स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आया होगा कि Vp स्क्वायर क्यों हमने कैलकुलेट किया है, प्लस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द P पोजीशन। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो जब आपका जो स्टोन है यहाँ से यहाँ पे जाता है तो उसने कितनी हाइट कवर की, दैट इज इट्स हाइट, यानी आपका स्टोन यहां से जब P पोजीशन पे जाता है तो वो कितनी हाइट कवर करेगा, दैट इज h, ये हमको निकालना है।
तो एक्चुअली ये यहां से यहां तक कितना है, रेडियस है। अगर मैं इसको रेडियस वेक्टर अगर कंसीडर करता हूं तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस साइड बनेगा, एक इस साइड बनेगा, एक इस साइड बनेगा। तो इस साइड क्या बनेगा, आर कॉस थीटा, इस साइड क्या बनेगा, आर साइन थीटा। अगर ये रेडियस वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट बने, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। तो अभी h का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, टोटल कितना है, r माइनस आर कॉस थीटा। r ये टोटल यहां से यहां तक कितना है, आर कॉस थीटा, यानी r में से आर कॉस थीटा गया तो क्या बचा, h। तो h का वैल्यू कितना है, जस्ट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर r माइनस आर कॉस थीटा। therefore what is h, r 1 minus cos theta. What is the value of h? It is nothing but r bracket 1 minus cos theta. यही आपको यहाँ पे समझना है कि h का वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे कितना है, r bracket 1 minus cos theta. Put this value of h in this equation. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का जो h है, ये जो h है, इसकी जगह पर आप क्या पुटअप करोगे, r bracket 1 minus cos theta. ये जो पुटअप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, this is 1, this is 1/2 m. What is the value of Vp square? That is Rg bracket 1 minus cos theta plus, देखिएगा ये क्या है, Rg, that is m Rg 1 minus cos theta. Just I would like to say that you are getting. मैं समझ रहा हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहे हैं पूरे स्टेप, यू आर गेटिंग, ओके। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे, देखिएगा केयरफुली तवज्जो दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप तवज्जो दे रहे हैं, एम आर जी 1 माइनस कॉस थीटा ये कॉमन है, तो हम इसको कॉमन निकालेंगे। एम आर जी 1 माइनस कॉस थीटा ये कॉमन आया, ब्रैकेट में गया 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ठीक है। देखिएगा एम आर जी 1 माइनस कॉस थीटा, इट विल बिकम 3/2। इसका सॉल्यूशन कितना है, 1/2 प्लस 1, इट इज 3/2, दैट इज इक्वल टू 1। अब इसके आगे की स्टेप देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से आएगी। ये यहाँ पे Vp स्क्वायर का वैल्यू मैं रफ कर देता हूँ। अब आगे का स्टेप देखिएगा, यहाँ पे 3/2 उठाकर इस साइड भेजेंगे, क्या बना 2/3। उसके बाद mrg यहाँ पे नीचे आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इट इज 2/3 mrg, इट इज 2/3 mrg। समझ में आ रही बात, क्या आ रहा है। अब देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, अब ये हमको चाहिए कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो कॉस थीटा इधर भेजेंगे, ये इधर भेजेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 mrg। समझ में आया कि किस तरीके से आ रहा है। हमने क्या किया, कॉस थीटा को इस साइड भेजा, इस साइड लिखने में इस साइड लिखा है, तो 1 माइनस 2 divided by mrg. Put the value of mrg 3. What is the value of m? 20 into 10 raised to minus 3. What is the value of r? Is 1.8 into 10. देखिएगा, तवज्जो दीजिएगा केयरफुली। यहाँ पे 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 2 6 और ये बना 60। अब देखिएगा यहाँ पे 10 raised to minus 3, ये बना 18। 1.8 multiplied by 10 it is 18। 1 माइनस, ठीक है, 10 raised to minus 3 ऊपर गया प्लस 3, यानी ये वाला 2000। 1 माइनस 2000, 60 मल्टीप्लाई बाय 18, 10 के कैंसल। यहाँ पे आप 2 3 6, 2 1 1, 0 0, इस तरीके से आया। थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये स्टेप रफ कर देता हूँ क्योंकि उसके आगे का कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आए, तो ये स्टेप मैं रफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे, तो अगला स्टेप देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ। 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचा, 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 18। 2 5 10, 2 9 18। 1 माइनस आपको क्या मिला, 50 डिवाइड बाय
27। 1 माइनस क्या मिला, तो यहाँ पे क्या है, दैट इज अवर cos थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे 27/27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 27 माइनस 50 डिवाइड बाई 27, तो आपका मिला cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 23/27। क्या मिला आपका आंसर, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 23/27। तो इस वैल्यू के जरिए हमको क्या समझ में आ रहा है कि cos थीटा का वैल्यू जब माइनस में आता है, इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है। तो इसके थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग, cos इनवर्स माइनस 23/27। Therefore, just we are applying here inverse trigonometric rule. We are getting theta is equal to pi minus cos inverse 23/27. Therefore, the pi it is 180 degree minus cos inverse 23/27. When we are calculating, just we are getting 31 degree 35 minute. 180 degree को हम 179 डिग्री 60 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको माइनस करना है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो डिग्री और मिनट में है, तो इसको भी डिग्री और मिनट में एडजस्टमेंट करेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रूल के जरिए आप यहाँ पे आंसर हासिल करेंगे 148 डिग्री 25 मिनट, दैट इज योर theta value in this case. So I hope so you are getting the explanation of a big problem very easily, और उम्मीद है आपको ये तमाम प्रॉब्लम्स क्लियरली समझ में आए होंगे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।